जब तक क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आएगा, पता नहीं होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर कैसे लिखोगे ठीक से। सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन इस बार चेंज किया है और साइंस के क्वेश्चन पेपर का तो खासकर इसका पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं और कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनके क्वेश्चंस पहले भी आया करते थे बट उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, जैसे कि एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। बट इस बारे में बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया गया है। मैंने भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था, सैंपल पेपर के भी गो थ्रू किया था। मगर अभी पीरियोडिक असेसमेंट के दौरान हमारे नोटिस में एक चीज आई है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर को नहीं समझ पा रहे, उन्हें क्वेश्चन की टाइप समझ नहीं आ रही। एमसीक्यू पूछा है वो उसे शॉर्ट आंसर समझ रहे हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां थोड़ा टाइम लगाना है, क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, वहां प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। सो आज के वीडियो में एक सैंपल पेपर का एग्जांपल लेते हुए क्लास 9 और 10 के क्वेश्चन पेपर को जरा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम अप्रोप्रिएटली आंसर कर सकें और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकें। साथ ही मैं आपको कुछ और बातों के बारे में भी गाइड करूंगी, कुछ और स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे जिन बातों का आपको खासकर ख्याल रखना है क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय। जल्दी से अब देख लेते हैं ताकि हम अपना स्कोर बेस्ट बना पाए। यहाँ मैंने क्लास 10 का एक प्रैक्टिस पेपर का एग्जाम्पल ज़रूर ले रही हूँ बट क्लास 9 का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी एंड डी। टोटल मिलाकर यहाँ 36 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 1 to 20 हैं और इनमें जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें की पार्ट्स हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 में 5 पार्ट्स हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट हैं। ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 1 मार्क है। फाइन। इसी तरह से जो सेक्शन बी है, यहाँ जो सेक्शन बी सी और डी की हम बात कर रहे हैं, ये 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 ये सेक्शन बी है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये शॉर्ट आंसर टाइप है, मतलब 30 to 50 वर्ड्स में आपको 3-4 लाइन्स में इनका आंसर देना है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 ये 3 मार्क्स के हैं, तो यहाँ आप लगा लीजिए कि 5 to 6 लाइन्स में आपका आंसर रहेगा। और समटाइम्स साइंस के पेपर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता हमें। जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट यू शुड गिव। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स आपको देने हैं, किसी चीज़ का रीज़न देना है, या डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो दो नंबर का है तो 2 अंतर दे दीजिए, और अगर 3 नंबर का है तो 3 डिफरेंसेस दे दीजिए। सेक्शन डी जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 34 to 36 ये 3 क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स की वेटेज कैरी करेंगे। इनमें ज़्यादातर ए बी सी डी और आगे पार्ट्स होते हैं, तो सबकी वेटेज 1-1 हो सकती है। अगर ए और बी पार्ट है तो किसी की 2 मार्क्स है, किसी की 3 मार्क्स है। और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एंड इंटरनल चॉइसेस भी किसी किसी जगह पर दी हुई है, और इस बार इंटरनल चॉइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ भी गई हैं पहले से। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको पहले ही चॉइस दे दी गई है, तो कोई एक क्वेश्चन आपको करना है और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, इसमें आपको एक लाइन एक शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी डायरेक्ट है, इसमें भी ऐसे ही 1 लाइन में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्बन कंपाउंड्स है ए बी सी डी, ये एमसीक्यू की फॉर्म में है। एमसीक्यू की फॉर्म में ही आपको क्या करना होता है, जब आप आंसर लिखते हैं तो ऑप्शन का नंबर लिखिए, लाइक ए ऑप्शन है तो ए लिखिए, डी है तो डी लिखिए। यहाँ आप पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, वो ऑप्शन के साथ जो लाइन है वो शब्द है वो नहीं लिखना है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डालना है। ऐसा इसलिए किया जाता है, इससे एग्जामिनर की रीडेबिलिटी और चेक करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज मार्किंग स्कीम उसी से आती है। वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ए बी सी या डी ही अल्फ़ाबेट लिखा होगा, तो आपको भी वैसे ही करना है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि पूरे आप लाइन लिखने लग जाए। क्लियर, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पर और बताती हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज आते हैं आपको उनका ऑप्शन नंबर ही लिखना है, फर्स्ट थिंग एक ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको वो नहीं आ रहा, नहीं समझ आया, आपको नहीं पता कौन सी ऑप्शन ठीक है, तो आप ज़्यादातर जो एक रिसर्च की गई है, एनालिसिस किया गया है कि बी या सी ऑप्शन ही यूजुअली सही होते हैं। तो आप जब अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप तुक्का लगा रहे हैं, आइडिया से लिख रहे हैं, तो बी या सी ही लिखिएगा। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि डी ऑप्शन जो है वो ये होता है कि उपरोक्त सभी,
या ऊपर में से कोई भी नहीं, उपरोक्त लिखित में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो यूजुअली आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, यूजुअली वही आंसर होता है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो 100% ऑप्शन हमेशा वही आंसर होता है उस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां आप कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं या आपको वो आंसर नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट, ये भी डायरेक्ट है, 1 मार्क का है। आपको यहाँ पर देखिए ए और बी पार्ट दोनों का आंसर दीजिएगा कि फास्टेस्ट और स्लोएस्ट, फाइन, तो दोनों का आंसर देना है। क्वेश्चन पेपर जरूर मैं 10th का ले रही हूँ, बट ये 9th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए आप क्वेश्चन पर मत ध्यान दो, आप सिर्फ पैटर्न समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच काइंड, कौन सा प्रकार, एंड लास्ट में वाई भी लिखा है, तो खाली एक ही पार्ट का आंसर देकर के मत रुक जाइए। ए और बी में अलग से नहीं डिवाइड किया गया है क्वेश्चन को, बट है यहाँ पर 2 पार्ट, दोनों बातें लिखेंगे तभी 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास चॉइस है, दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए लास्ट में वाई लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें चॉइस है, तो आप कोई भी एक पार्ट करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, जो आपको अच्छे से आता है आप वही ऑप्शन करेंगे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10th वाला भी डायरेक्ट है, 11th में फिर से चॉइस है, यहाँ भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 13, तो 13 तक तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपको आती हैं तो अटेम्प्ट कीजिए, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जैसा कि अभी हमने नोटिस किया कि कई बार ए और बी में अलग से डिफ्रेंशिएट करके उनको कैप्शंस नहीं दिए होते, बट एक ही क्वेश्चन में 2 बातें पूछ ली जाती हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो MCQ की फॉर्म में आया था अभी तक, बाकी वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 14 से, जहां पर ये एजर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं ABCD, ये चारों ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये इन सब के लिए सेम है। ये इन सब के लिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए एजर्शन एक स्टेटमेंट है, फिर रीजन एक स्टेटमेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डेफिनेटली वहाँ हिंदी में होगा, बट ये जो ABCD ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के लिए सेम है। यहाँ हमें करना क्या होता है कि एजर्शन वाली स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, रीजन वाली ध्यान से पढ़िए, और ये अब पढ़ने के बाद ये एनालाइज कीजिए कि क्या रीजन वाली स्टेटमेंट एजर्शन का आंसर है, उसका कारण है, क्या इन दोनों में आपस में कोई लिंक है। अगर लिंक है तो ऑप्शन ए आएगा कि दोनों ही बातें ट्रू हैं, सत्य हैं, और आर ही उसका सही कारण है। बी वाला ऑप्शन तब आएगा जब दोनों बातें अपने आप अलग अलग देखें तो ठीक है, लेकिन आर ए का रीजन नहीं है, उस समय पर आर का कोई मेल नहीं बैठ रहा है ए से। और सी तब आएगा जब ए वाली स्टेटमेंट तो ठीक है, ट्रू है, लेकिन आर गलत है। और डी तब आएगा जब ए गलत है और आर सही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें, दोनों लाइनें अच्छे से पढ़नी है और इनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना है कि कौन सी बात सही है और क्या दूसरी वाली उससे रिलेटेड है या नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में भी आप ये देखिए कि फर्स्ट और सेकंड, अब देखो यहाँ 15 में उन्होंने चॉइस दे दी, दोनों ही क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, एजर्शन और रीजन। ऊपर भी फर्स्ट वाले में भी एजर्शन रीजन है और सेकंड वाले में भी, तो आप या तो ऊपर वाली 2 में कुछ रिलेशनशिप बिठाएंगे या नीचे वाले में, तो कोई एक अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में भी एजर्शन स्टेटमेंट, रीजन स्टेटमेंट, दोनों बातें अगर अपने आप में ठीक हैं लेकिन आर उससे रिलेटेड नहीं है एजर्शन से, तो आप कौन सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, बी पे, कि दोनों ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, वो उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, बट आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे क्वेश्चन पे, तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये चारों ऑप्शंस तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 20 तक। इसमें देखिए क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में देखिए 5 सब पार्ट्स हैं। तो ये 5 सब पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में, जिनमें से आपको कोई 4 सब पार्ट्स करने हैं। अब यहाँ देखिए नीचे एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, 4-5 लाइन्स का एक पैराग्राफ है। अब इन 4-5 लाइंस के पैराग्राफ के बाद आप ध्यान देते जाइए। 17 का फर्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD ऑप्शन है, ये MCQ की फॉर्म में है। मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि कुछ बच्चों ने इन A पार्ट का आंसर अलग, B पार्ट का आंसर जो भी अपने मन में आया वो लिखते जा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं है, ये तो ऑप्शंस हैं 17 के फर्स्ट पार्ट के।
तो इनमें से कोई एक ऑप्शन, और फिर ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू है तो आपको ऑप्शन नंबर ही लिखना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी। 17 का सेकंड पार्ट है, ऐसे ही ABCD जो है इसके अब नीचे वाले ऑप्शन है, स्मॉल वाले स्मॉल ABCD वाले, फाइन। ऊपर तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं, वो क्वेश्चन है अपने आप में पूरा, और नीचे ऑप्शंस हैं। उसी तरह से 17 का जो ये थर्ड पार्ट है, यहाँ एक पिक्चर दे दी गई है और उसको ध्यान देते हुए उस पिक्चर को अच्छे से रीड करिए एंड देन फिर ABCD में से ऑप्शन दीजिए। 17 के 4 पार्ट, ये भी MCQ की फॉर्म, सारे ही MCQ मिलेंगे अब आपको। लेकिन अब देखिए ये 5th पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ भी फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइड में एक पिक्चर है और ABCD ऑप्शन में से आपको टिक करना है, ऑप्शन सही ऑप्शन लिखना है। तो ये 5 पार्ट में से आपको कोई 4 करने हैं, फाइन। सो देख लेना कौन सा वाला आप जिसमें ज़्यादा मोस्ट कॉन्फिडेंट हो वही करना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 में भी अब एक पैराग्राफ है, और फिर 18 का फर्स्ट पार्ट MCQ, सेकंड पार्ट यहाँ पर एक डेटा टेबल दिया गया है और उसके बेसिस पर आपको नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट है, ये भी MCQ है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट में फिर से एक टेबल है और अब आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का 5th पार्ट है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को समझिए और फिर इन ऑप्शंस में से ग्राफ जो भी चीज़ डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, उसे टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा बड़ा है पैराग्राफ, पिक्चर भी है उससे रिलेटेड, फिर नीचे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से 5 आपसे MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कोई 4 करने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये सेक्शन A का लास्ट है। इसमें भी आपके सामने एक पिक्चर है, एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ पर बेस्ड भी कई क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्टली पैराग्राफ में से मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी अपनी जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जो आपने लर्निंग कर रखी है, वहाँ से होंगे। तो कई क्वेश्चंस तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, हिंट मिल सकता है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। सो यहाँ भी देखिए फर्स्ट पार्ट MCQ, सेकंड पार्ट MCQ, थर्ड पार्ट MCQ, फोर्थ पार्ट MCQ एंड देन 5th पार्ट भी MCQ है। तो सिर्फ सेक्शन A जो है ना, खंड A, यही सबसे ज़्यादा इसका पैटर्न चेंज किया गया है और यही खासकर ज़्यादा दिक्कत आती है। अब सेक्शन B की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ देखो सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ चॉइस है और यहाँ ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट है। तो सेक्शन B, C, D में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये डायरेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ कोई MCQ, एजर्शन रीज़न या कोई ब्लैंक की फॉर्म, मैच द फॉलोइंग, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो 2 पार्ट्स हैं और ये 2 मार्क्स का टोटल है, तो 1 मार्क की वेटेज होगी हर पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 23 में भी जो चॉइस वाला पार्ट है, उसमें ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ऑल्टरनेटिव है, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, तो 1 मार्क की वेटेज होगी। यह अपने आप इस तरह के आप गेसेस लगा सकते हैं, जैसे हर पार्ट के आगे नहीं लिखा हुआ वो कितने मार्क्स का है, बट आपको पता है टोटल 2 है, तो 1 मार्क फॉर ईच पार्ट। इसी तरह से जो और करके है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का है। देन क्वेश्चन नंबर 24 में स्टेट 2 रीजंस, A और B पार्ट, एंड वन ऑफ द रीजन मस्ट बी सपोर्टेड विद अ केमिकल इक्वेशन। ये ध्यान दीजिए, नीचे अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप वो चीज़ फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में टेबल के बेसिस पर, टेबल पे जो डाटा दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको ग्राफ बनाना है और साथ ही रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना है, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। अब सेक्शन C की ओर चलते हैं। तो सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 हैं। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ चॉइस है। अब जो सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव है उसमें A और B 2 पार्ट्स हैं, फाइन। यहाँ पर कोई पार्ट 1 मार्क का होगा और कोई पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का होगा। अगर ध्यान से देखिए कि कोई A पार्ट में देखिए आपको MCQ की फॉर्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, व्हाट विल बी द नहीं, इन तीनों पार्ट्स में आपको कलर बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का आइडिया लेते हुए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1.5 मार्क का हो जाए, क्योंकि 3 पार्ट्स होगा एक तरह से। एंड जो B पार्ट है उसमें भी एक्सप्लेन विच कैरेक्टर्स इनहेरिटेड इन द अबव क्वेश्चन। यहाँ अगर हम देखें बाइफरकेट करके, तो A पार्ट 2 मार्क्स ले जाएगा और B पार्ट 1 मार्क का हो जाएगा। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं जो वेटेज है हर क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 28 में भी इस तरह से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ABCD को। क्वेश्चन नंबर 29 में ये मैच द फॉलोइंग है और आपको इन्हें कंप्लीट करना है। मैच करने के बाद इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए ये 3 मार्क्स का है, 3 पार्ट्स दिए हैं, तो 1 मार्क हो गया हर पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए 6 पार्ट्स हैं, टोटल वेटेज 3 मार्क्स है, तो हाफ मार्क हो गया।
एंड क्वेश्चन नंबर 32 में भी आप देखेंगे कि ए और बी पार्ट है, तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन है। अगर इस तरह का है कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, तो ये 2 मार्क्स ले जाएगा 3 में से। और क्वेश्चन नंबर बी में एक सिचुएशन देते हुए सिर्फ आपसे एक चीज़ को आइडेंटिफाई कराने के लिए बोला गया है एक्स को, सो ये 1 मार्क का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में भी इसी तरह से 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों ही 1 1 मार्क के होंगे। सेक्शन डी में देखिए, मतलब एक्चुअली ये वेटेज अगर हम आइडिया लगा पाते हैं तो हमें उतना ही लिखना है जितना उसकी वेटेज है। 1 मार्क है तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखिए, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखिए ए और बी पार्ट है, ये 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सो ए पार्ट में आप देखो ये 3 मार्क्स का होगा, 3 हमें सॉल्व सोल्यूशन दिए हुए और उनकी हमें आइडेंटिफाई का एक एक्सपेक्ट करना है, आइडिया लगाना है पीएच का। और क्वेश्चन नंबर जो 34 का बी पार्ट है उसमें आपको रीजन देना है, तो ये 2 मार्क्स का होगा। इसी तरह से जो ऑप्शन के बाद ए बी सी 3 पार्ट है, तो कोई पार्ट 2 मार्क्स का होगा या कोई 2 पार्ट 2 मार्क्स के होंगे और कोई एक 1 मार्क का होगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 में अगेन ए और बी, ए के साथ देखिए 3 डिफरेंसेस, यानी ये 3 मार्क्स कैरी करेगा, 3 पॉइंट्स आपको देने हैं यहाँ पर डिफरेंसेस में। और क्वेश्चन नंबर 35 का जो बी पार्ट है वो 2 मार्क्स की वेटेज कैरी कर जाएगा। और के बाद अगर इसमें हम ऑप्शन वाला देखते हैं तो ए पार्ट, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन वाला है और ए पार्ट है, 3 इसमें 3 चीज़ों के रीजन देने हैं, तो 1 1 मार्क का हर रीजन हो जाएगा। बी पार्ट में आपको ए बी सी ई को लेबल करना है और ई का फंक्शन बताना है, तो ये 2 मार्क्स का होगा। 4 पार्ट्स को आपने लेबल करना है। देखिए डायग्राम में ए बी सी डी ई 6 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको जो लेबलिंग करनी है, नाम बतानी है, वो सिर्फ 4 के बताना है और ई पार्ट का फंक्शन देना। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। फाइन। जब तक कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, कई बार हम कोई चीज़ स्किप कर जाते हैं और बाद में हमें गिल्ट होता है, अरे यार इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, ये देखा ही नहीं, नज़र ही नहीं पड़ी। ऐसा बहुत बार हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ए बी सी ये 3 पार्ट्स, डी हाँ 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और बाकी जो पार्ट है वो 1 मार्क के होंगे। सो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फाइन। सो इस तरह से आपने देखा कि हमारे साइंस के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितनी वेटेज होगी, किस तरह से हम टोटल वेटेज को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो दैट कि हम उसका आंसर अप्रोप्रिएटली उसी के हिसाब से लिख पाएं। सो अब टाइप्स आपको क्लियर हो गई होंगी, सैम्पल पेपर का राउंड हमने ले लिया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो कि आपको आंसर्स लिखते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आप टाइम पर जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले एंट्री हो जाती है, जब आपको आंसर शीट मिल जाती है, आपको उस पर डिटेल लिखनी है, एंड 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ताकि आप उसे अच्छे से रीड कर सकें और अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लें कि मुझे किस किस तरह से प्रोसीड करना है। सो आप टाइम पे पहुंचेंगे तो पैनिक कम होगा, नर्वसनेस कम आएगी, क्योंकि आप अपना पेपर टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो 10:30 पे आपकी बेल हो जाएगी और आप अपना आंसर शीट ओपन करेंगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो करते जाइए। क्वेश्चन पेपर पर पेंसिल से बहुत हल्का सा टिक लगा लीजिए, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी पार्ट आप उसका कर लेते हैं, सो दैट कि कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन स्किप हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एंड 5 मार्क का क्वेश्चन मैं मिस कर आई थी और मुझे बाद में बहुत गिल्ट हुआ था। वैसे तो क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता, बट आप पेंसिल से हल्के हल्के मार्क लगा सकते हैं जो भी क्वेश्चन या जो भी पार्ट आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, सो दैट कि आपका स्किप ना हो जाए कोई। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है। अब आता है तो डेफिनेटली वो तो करोगे ही और पहले आप वो कर भी लोगे। अब आप उन क्वेश्चंस पे आओगे जहां आप थोड़ी सी और रीडिंग दे के, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग को खंगाल के उसका आंसर लिख सकते हो, या उसके बारे में कुछ भी जो भी आपको पता है वो लिख दो। सो दैट कि कभी होता है कि अगर आपने उसमें से कुछ बात भी ठीक निकल आती है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, अप्रोप्रिएट है, आंसर है, तो आपको हाफ मार्क 1 मार्क मिल सकता है। अगर आप टोटली छोड़ देते हैं तो वो ऑप्शन, वो चांस भी आप मिस कर देते हैं। एक चीज़ और जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये है कि कई बार क्या होता है, मतलब नॉट बहुत फ्रिक्वेंसी वैसे कम रहती है, बट ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि कभी कोई क्वेश्चन पेपर में ही एम्बिगुअस होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, या कह लीजिए कोई प्रिंटिंग एरर हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो जाती है। बेटा टीचर से भी गलती हो सकती है तो ह्यूमन ही, तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। एक बार ऐसा ही मेरा भी एक्सपीरियंस है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया और वो एम्बिगुअस था, कंफ्यूजिंग था, उसमें कुछ डेटा गलत हो गया था। तो हमें इंस्ट्रक्शन आया चेकिंग के टाइम पे कि अगर बच्चे ने वो क्वेश्चन नंबर, वो आंसर नंबर डाला है,
पार्ट नंबर डाला है तो आप, और उसने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, या उसे गलत अटेम्प्ट किया है, जैसा भी बच्चे ने आंसर लिखा है, बस सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है तो आप उसे वो 3 मार्क्स दे देंगे ग्रेस के फॉर्म में, और उसके साथ ग्रेस लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो था वो कंफ्यूजिंग था, तो बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये मान लिया जाता है कि बच्चा उस क्वेश्चन पे आया लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था इसलिए वो गलत अटेम्प्ट कर गया या उसने छोड़ दिया, बट he or she tried to attempt that question। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को करते ही नहीं है कि जी मैं समझ नहीं आ रहा, लग रहा है कि नहीं आता, तो आप छोड़ देते हैं, तो उस बच्चे को वो मार्क्स नहीं मिले थे जिसने उस क्वेश्चन का नंबर भी नहीं डाला था, मतलब उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी। सो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप बहुत बार नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई हमें ऐसा हिंट मिल जाता है, कोई हमें वर्ड ऐसा लगता है हाँ इसके बारे में हम जानते हैं, तो जो चीज़ आप जानते हैं वो लिख देंगे। एक वीडियो मैंने पहले आपके साथ पोस्ट किया था जिसमें मैंने बात की थी कि अपनी कॉमन सेंस का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जिनके आपको टॉपिक्स, वो कंटेंट रिकॉल भी नहीं कर पा रहे, आप याद नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उनके आंसर्स दे सकते हैं। कॉमन सेंस का यूज कीजिए, क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिलेगा आंसर्स का। सो दूसरी बात ये हो गई कि सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहला था बी ऑन टाइम, दूसरा है कि सारे क्वेश्चंस करने हैं। सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रही कोई बात नहीं, ट्राई करिए कि हो जाए, नहीं हो रही कोई बात नहीं, जो आते जा रहे हैं पहले अपना वो करते जाओ और कॉन्फिडेंस गेन करो। तीसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है वो है एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज में आपको सिर्फ ऑप्शन का वो अल्फाबेट डालना है, ए बी सी या डी, या हिंदी मीडियम है तो क ख ग घ या आपका अ ब स ड, जो भी चीज़ है। और इंग्लिश कई बार हिंदी मीडियम में भी ABCD ही ऑप्शन लिखे होते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप ABCD ही लिखेंगे, इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आपको कोई उसके साथ जो लाइन लिखी हुई है या वर्ड लिखा हुआ है वो नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ अल्फाबेट डालेंगे, वो ऑप्शन का नंबर डालेंगे, दैट्स इट। एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा एग्जामिनर के लिए भी उसे चेक करना ईजी हो जाता है, बिकॉज मार्किंग स्कीम उसी तरह से आती है। फाइन। दूसरी बात यह है कि अगर आपको MCQ नहीं आ रहा, आपने पढ़ लिया, आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं उसमें से आप ऑप्शन समझ पा रहे, तो B या C में से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि B या C ऑप्शंस मैक्सिमम होते हैं। नॉट श्योर कि 100% ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है। एक चीज और ध्यान रखनी है, MCQ से रिलेटेड ही है, कि कई बार एक D ऑप्शन होता है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो वो अगर ऐसा है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% वही ऑप्शन होता है। सो आप उसे, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आ रहा, इन दैट सिचुएशन, फाइन, जब आपको सिर्फ गेस वर्क करना है, आइडिया लगाना है, तो या तो C लिखिए ऑप्शन, या फिर आप D ऑप्शन जिसमें उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही ऑप्शन ठीक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्राम्स के। साइंस के पेपर में जैसे डायग्राम्स आते हैं, मैप वर्क आता है सोशल स्टडीज़ में, सो उनमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो साइंस की बात करूँ तो डायग्राम की ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, ये नहीं कि कुछ भी आर्बिट्ररी बना दिया, लेकिन लेबलिंग पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि साइंस में हम आपकी नॉलेज चेक करते हैं, हम आपका आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, तो वहाँ पर पार्ट का नाम सही लिखिए। और बहुत बार डायग्राम बना हुआ होता है, जैसे अभी हमने सैम्पल पेपर में भी देखा, तो आपने देखा कि उसमें ABCD मार्किंग की हुई है और आपको उन पार्ट्स के एक्चुअल नाम बताने हैं, तो नाम भी बता सकते हैं, और अगर फंक्शंस पूछे हैं तो वो भी लिखने हैं। और अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि डायरेक्ट आपको डायग्राम ही बनाना है, तो वहां आप पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड देन लेबल करेंगे, तो लेबलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ड्राइंग। एक चीज ध्यान रखिए, तो इसलिए आप परेशान मत होइए कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपकी, मुझे तो आता ही नहीं, मैं नहीं बना सकती। जिस भी तरह का आप बना सकते हैं जरूर बनाइए और लेबलिंग ठीक करिए। फाइन। डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करो, ये बड़े स्कोरिंग होते हैं, 6-7 नंबर तो बड़े आराम से डायग्राम्स में ही ले लोगे। सो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो आपको अपने पेपर में ध्यान रखनी है, जनरल भी हैं और कुछ साइंस रिलेटेड भी हैं। तो अब आपने क्या करना है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 months आर लेफ्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। 4th मई से वैसे स्टार्ट होने हैं, बट 10th क्लास के 6th मई से स्टार्ट होंगे। सो अब अपनी कमर कस लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने एक लाइन बोली थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अब आपके सारे टीचर्स आपसे कह रहे हैं तुम हमें 2 महीने दो, हम तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। सो मार्क्स लेंगे ना अच्छे, अपना स्कोर इम्प्रूव करेंगे। यस, तो अपने आप से प्रॉमिस करिए, किसी और से कुछ नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस भरिए कि यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं, और वाकई आप लोग कर सकते हैं। जैसा भी आपका स्कोर आता है, 40 आता है तो आप 50-60 पे बड़े आराम से पहुंच सकते हो, 60 आता है तो 80s में आ सकते हो। फुल भी मार्क्स आते हैं बच्चों के, साइंस में भी फुल मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स और हम संस्कृत या उन सब सब्जेक्ट की बात करें, तो साइंस में भी फुल मार्क्स आते हैं एंड यू कैन ईजिली स्कोर।
ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, टाइम दे दीजिए और अब कमर कस लें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरह से जुट जाएं। मिलते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर कुछ इसी तरह की वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक।